राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो 16 फरवरी को आपका अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम है। उसके लिए आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रिपरेशन कराने आया हूँ। बिल्कुल एमसीक्यू क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन डेप्थ क्वेश्चन पूछता है, जैसा आपको इकोनॉमिक्स में पूछा था। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है उसके लिए आप प्रिपरेशन रहिएगा, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज आपको बताने जा रहे हैं कंपनी अकाउंट से, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कंपनी अकाउंट का। जो भी आपको चैप्टर्स दिया गया है उसके बाद आपको बताएंगे पार्टनरशिप का। तो पहले कंपनी अकाउंट का हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो कंपनी अकाउंट में जो सबसे पहला चैप्टर है कंपनी जनरल इंट्रोडक्शन, उस चैप्टर से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो जिसमें आपको लिखा गया है, जो पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि कंपनी कौन सी व्यक्ति होती है। अ कंपनी इज डैश। तो कंपनी जो है वो कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति होती है। एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, ठीक है ना। एन आर्टिफिशियल लीगल जरूर लगना चाहिए उसमें। एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है। तो अ कंपनी इज एन लीगल आर्टिफिशियल एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, यानी कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति यानी एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो इसे कंपनी कौन सी व्यक्ति होती है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया, कंपनी किसके द्वारा निर्मित होती है। बाय हुम अ कंपनी इज क्रिएटेड, यानी कंपनी किसके द्वारा निर्मित होती है। तो कंपनी जो है वो विधान द्वारा, यानी क्रिएटेड बाय लॉ, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विधान द्वारा यानी बाय लॉ। यानी अगर पूछा जाए कंपनी किसके द्वारा निर्मित होता है तो आपका आंसर होगा विधान द्वारा, यानी बाय लॉ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि कंपनी का निर्माण साधारणतः किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। अ कंपनी इज जनरली क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ, यानी कंपनी का निर्माण साधारणतः किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो तीसरा नंबर का जो है सही आंसर हो जाएगा, कंपनी का जो निर्माण होता है वो लाभ कमाने के लिए होता है, यानी अर्निंग प्रॉफिट। यानी क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाभ कमाने के लिए अर्निंग प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि निजी कंपनी के अधिकतम सदस्यों की संख्या कहाँ तक सीमित है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज, ठीक है। निजी कंपनी के अधिकतम सदस्यों की संख्या कहाँ तक सीमित है, यानी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 200 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो होता है वो 200 और मिनिमम होता है 2, ठीक है, याद रखिएगा। ये प्राइवेट कंपनी के बारे में पूछा गया। पब्लिक कंपनी का होता तो मैक्सिमम के लिए यहाँ पर अनलिमिटेड है और मिनिमम होता है 7। आगे क्वेश्चन में हो सकता पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, इनमें से कौन सी कंपनी की विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ कंपनी। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो लाइबिलिटीज़ होता है वो लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा असीमित दायित्व, जो उसके फीचर में शामिल नहीं है। आर्टिफिशियल पर्सन होता है, सेपरेट लीगल एंटाइटी होता है, क्रिएटेड बाय लॉ है, लेकिन अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नॉट बोला है, नॉट अ फीचर। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कंपनी की विशेषता है, यानी फीचर ऑफ अ कंपनी। तो फीचर ऑफ अ कंपनी क्या है, सेपरेट लीगल एंटाइटी, यानी पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी यानी सीमित दायित्व होता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब स्थायी या शाश्वत अस्तित्व होता है, यानी उपयुक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। यानी 6 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 7वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि जिस कंपनी का आधे से अधिक मताधिकारों पर दूसरी कंपनी का अधिकार हो जाता है तो उसे कहते हैं, द कंपनी हुज मोर देन हाफ वोटिंग पावर इज एक्वायर्ड बाय अनदर कंपनी इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल्डिंग कंपनी और सहायक कंपनी, यानी वोटिंग पावर एक्वायर्ड बाय अनदर कंपनी इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी बोल, द कंपनी हुज मोर देन हाफ वोटिंग पावर इज एक्वायर्ड बाय अनदर कंपनी इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। 51% से अधिक अगर वोटिंग पावर अगर होता है, यानी जिस कंपनी का आधे से अधिक मत अधिकारों पर दूसरी कंपनी का अधिकार हो जाता है, तो उसे कहते हैं होल्डिंग कंपनी, यानी सूत्रधारी कंपनी कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि संयुक्त पूंजी कंपनी है अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज क्या है, एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है, यानी जो अभी आपको पब्लिक कंपनी का प्राइवेट कंपनी का पूछा गया था, यानी निजी कंपनी का, यहाँ सार्वजनिक कंपनी के सदस्यों की न्यूनतम संख्या पूछा है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट इन अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में पूछा गया है कि कम यानी मिनिमम नंबर कितने होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, ठीक है। मैक्सिमम जो है वो असीमित होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 9 क्वेश्चन दिया गया था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सारे क्वेश्चन। जो आपका चैप्टर का नाम था वो है कंपनी सामान्य परिचय। दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है शेयर एंड शेयर कैपिटल, अंश एवं अंश पूंजी। तो दूसरे चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी दिया गया है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, शेयर कैन बी इशूड, यानी अंश एवं अंश पूंजी से पूछा गया है कि शेयर्स कैन बी इशूड, यानी अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। तो अंशों का निर्गमन जो है वो एट पार पे भी किया जा सकता है, एट प्रीमियम पे भी किया जा सकता है। एट पार का मतलब अगर 10 रुपया शेयर का दाम है तो 10 रुपया ही आपको कलेक्ट करना है, यानी कंपनी जो कलेक्ट करेगी वो 10 रुपया ही करेगी। और प्रीमियम का मतलब होता है 10 वाला शेयर को वो 12 रुपया भी ले सकती है, तो इसको बोलते हैं एट प्रीमियम। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर डैश ऑफ द कंपनी, यानी समता अंशधारी जो है कंपनी के होते हैं स्वामी, यानी ओनर्स होते हैं। तो ओनर्स जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया है कि अंशधारियों को प्राप्त होता है, यानी शेयर होल्डर्स गेट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। शेयर होल्डर्स गेट, शेयर होल्डर्स को मिलता है यहाँ पर डिविडेंड मिलता है, ठीक है। और कभी डिवेंचर होल्डर्स के बारे में अगर पूछ देता है तो उनको मिलता है इंटरेस्ट मिलता है। तो शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाभांश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि कंपनी द्वारा अंशों का निर्गमन किया जा सकता है, अ कंपनी में इशूड द शेयर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो है यहाँ पर लग रहा है ऑल ऑफ दिस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि अंशों के निजी विक्रय द्वारा बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, अंशों को सार्वजनिक निर्गमन द्वारा बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के बदले फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश और बाय ऑल ऑफ द अबव। ये सभी कंडीशन होता है कंपनी द्वारा अंशों का निर्गमन किया जा सकता है, ये तीनों तरीका से किया जा सकता है, बाय ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। 5वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि एक कंपनी निर्गमित कर सकती है, अ कंपनी कैन इशू, इक्विटी शेयर भी इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकती है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ शेयर इशू कर सकती है। तो सही ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ, ठीक है, दोनों शेयर इशू कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि कंपनी में निश्चित दर से लाभांश किसको दिया जाता है, टू हुम डिविडेंड इज गिवन एट फिक्स्ड रेट इन अ कंपनी। इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। तो इसमें पूछा गया है कि किन्हें लाभांश जो है वो एक निश्चित दर से दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है सही आंसर है टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, क्योंकि उन्हें जो है फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्वाधिकार अंशधारियों को, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो किन्हें फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूंजी का वह भाग जो केवल
कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है कहलाती है। द पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व कैपिटल बोलते हैं उसको, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग रिजर्व कैपिटल, यानी संचित पूंजी बोला जाता है उसे। तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व कैपिटल यानी संचित पूंजी। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स इन कंसिडरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर कॉल्ड। तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा स्वेट समता अंश यानी स्वेट इक्विटी शेयर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन। तो डिविडेंड जो होता है वो हमेशा पेड अप कैपिटल पर ही दिया जाता है, यानी चुकता पूंजी पर ही दिया जाता है। तो 9 नंबर का जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन पेड अप कैपिटल। तो लाभांश सामान्यतः दिया जाता है चुकता पूंजी पर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित होती है, टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज इंक्लूडेड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो क्वेश्चन पूछा गया है टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज इंक्लूडेड यानी दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित होती है, यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा पेड अप कैपिटल यानी चुकता पूंजी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चुकता पूंजी। 11वां नंबर प्रश्न पूछा गया है कि मांगी गई पूंजी का वह भाग जो वास्तव में शेयर धारकों से प्राप्त किया गया है जाना जाता है, दैट पार्ट ऑफ कैपिटल that part of called up capital which has been actually received from the shareholders is known as paid up capital। ठीक है, मांगी गई पूंजी का वह भाग जो वास्तव में शेयर धारकों से प्राप्त किया गया है जाना जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग पेड अप कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल इशू ऑफ शेयर। आपको क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर से कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है, जो इम्पोर्टेंट सवाल है बस वही डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। तो जैसे आपको क्वेश्चन में पूछा गया है पहला क्वेश्चन, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड यानी प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं हो सकता है, यानी शेयर प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड। ऑप्शन में कुछ दिया गया है, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सदस्यों को लाभांश बांटने के लिए, फॉर पेइंग डिविडेंड टू मेंबर्स, सदस्यों को बोनस अंशों के निर्गमन के लिए, फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स टू प्रमोटर्स, कंपनी के प्रारंभिक व्ययों के अपलेखन के लिए, फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी, ऋण पत्रों के निर्गमन के बट्टे के अपलेखन के लिए, फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ऑप्शन सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर पेइंग डिविडेंड टू मेंबर्स, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम का कभी भी यूज़ नहीं किया जाता है डिविडेंड का पेमेंट करने के लिए। डिविडेंड का पेमेंट कभी भी नहीं हो सकता है सिक्योरिटीज प्रीमियम से। तो यहाँ जो है बोनस शेयर का कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कर सकते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का किया जा सकता है, लेकिन डिविडेंड जो है डिविडेंड का पेड नहीं किया जाता सिक्योरिटीज प्रीमियम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एक्ट जरूर पूछता है, सेक्शन जरूर पूछता है यहाँ पर, जो ये कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी बट्टे पर अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है, यानी कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी बट्टे पर अंशों का निर्गमन नहीं कर सकते। अ कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर एट डिस्काउंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ पर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर याद रखिएगा कि डिस्काउंट में जो है कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है, कौन सा सेक्शन के तहत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 53 के तहत। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डिस्काउंट में शेयर जो है इशू नहीं किया जा सकता है सेक्शन 53 के तहत। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय
कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत जारी कर सकती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पूछा गया एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत जारी कर सकती है, यानी अ कंपनी कैन इशू इट्स शेयर एट अ प्रीमियम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 52। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी 52। तो याद रखिएगा प्रेफरेंस जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम 52 के तहत इशू किया जा सकता है और 53 के तहत डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं किया जा सकता है। 52 और 53 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में अक्सर पूछता है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो है ये कौन सा अकाउंट होता है, यानी अंश आवंटन खाता जो है वो कौन सा अकाउंट होता है, तो ये पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, चाहे वो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इस तरह का किसी भी तरह का कुछ पूछता है तो वो पर्सनल अकाउंट ही होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि अंशों का अधिमूल्य यानी प्रीमियम पर निर्गमन है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस, रेवेन्यू गेन और रेवेन्यू लॉस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होता है कैपिटल गेन होता है। ठीक है, पूंजीगत लाभ होता है ये। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल में से था। ठीक है, जैसा आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 6 में भी वैसे ही कुछ सवाल पूछा गया कि अंश आवेदन खाता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज, या तो ये अलॉटमेंट का भी पूछ सकता है, एप्लीकेशन का भी पूछ सकता है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज, तो इसका भी आंसर वही होगा पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता। क्वेश्चन नंबर 6 का 7वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि प्रतिभूति प्रीमियम संचय को आर्थिक चिट्ठा में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज शोन अंडर विच हेड ऑफ द बैलेंस शीट। तो कौन से हेड में इसको दिखाते हैं, तो 7 का जो है सही आंसर हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस कैटेगरी में हम लोग दिखाते हैं इसको। ठीक है, कौन से हेड में, रिजर्व एंड सरप्लस हेड में सिक्योरिटीज प्रीमियम को दिखाते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 का। 8वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं, राइट शेयर आर इशूड टू, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो है इसमें सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर राइट शेयर्स जो है इशू किया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ठीक है ना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जो पहले से ही विद्यमान अंशधारी है उन्हें ही राइट शेयर दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ये। तो अंश पूंजी के लेखांकन यानी अंशों का निर्गमन के बाद एक और चैप्टर है आपका अंशों का हरण एवं पुनर्निर्गमन, ये आपका लास्ट चैप्टर है जो शेयर चैप्टर का था। तो शेयर चैप्टर का आपको लास्ट ये बताते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, और कोशिश करेंगे इसके अलावा आपको एग्ज़ाम टारगेट, एग्ज़ाम स्कोर दोनों बुक से बताने की कोशिश करूँगा। और फ़िलहाल आपको यहाँ भी जो आपको बता रहे हैं एग्ज़ाम जो SBPD का बुक जो है आपका उस अकाउंट्स बुक से बता रहे हैं, आपको शिक्षा सागर के बुक से ही बताएंगे। तो उम्मीद है आपका एग्ज़ाम जो है अच्छा जाए, इसीलिए आपको बताया जाएगा ये सब क्वेश्चंस ताकि आप अच्छा से स्कोर कर सके। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें लिखा गया है कि जब्त किए गए अंशों के पुनः निर्गमन के पश्चात अंशहरण खाते के शेष को हस्तांतरित कर दिया जाता है, यानी बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट आफ्टर रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू। तो ट्रांसफ़र टू हम लोग कहाँ करते हैं, जितने भी एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं या लॉसेस होते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट जो होते हैं उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, यानी पूंजी संचय खाता में जितने भी एबनॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, पूंजी संचय खाता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है कि बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यानी पूंजी संचय खाता। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंशों का हरण किया जा सकता है, शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड, क्यों शेयर का फॉरफिटेड होता है यानी जब्त क्यों किया जाता है। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका मांग राशि के भुगतान न करने पर, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। ठीक है, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मांग राशि के भुगतान न करने पर, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, इस वजह से शेयर को फॉरफिटेड किया जाता है। ठीक है, शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड अगर पूछेगा तो फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि अंशहरण अंशहरण यानी जब्त खाते के शेष को चिट्ठे में प्रदर्शित किया जाता है। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज सोन इन द बैलेंस शीट अंडर द आइटम। तो यहाँ पर जो है तीसरा का जो सही आंसर है वो हम लोग जितने जो भी शेयर फॉरफिटेड का जो बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड का अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है यानी जो अकाउंट होता है उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के कैटेगरी में, ठीक है, संचय एवं अधिशेष मद के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि अंशहरण खाते को चिट्ठे में दर्शाया जाता है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज सोन इन द बैलेंस शीट विथ। तो फोर्थ नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेड अप कैपिटल में दिखाते हैं हम लोग, चुकता पूंजी के साथ, यानी शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज सोन इन द बैलेंस शीट विथ पेड अप कैपिटल को साथ दिखाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चुकता पूंजी के साथ। 5वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है। डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू। तो इसमें हम लोग डेबिटेड किसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है। तो इसमें हम लोग डेबिटेड करते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट को, क्योंकि आप जो एंट्री करते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व एंट्री करते हैं। तो आपको पूछा गया है कि जब भी डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू, ठीक है ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट को हम लोग उसमें डेबिट कर देते हैं। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होता है जब भी डिस्काउंट अलाउड करते हैं, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। और अंशों के हरण एवं पुनर्निर्गमन के बाद आपको जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे वो आपको डिवेंचर से रिलेटेड जो है आपको चैप्टर्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस किया जाएगा। उम्मीद है आपको इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम में, और इससे आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और एक बात आपको बताना था कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो पूछा गया था जो 2023 और 2022 वो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी उसका भी एक वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। तो तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और इसी तरह से जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। और जितना वीडियो है वो आप अकाउंट्स से रिलेटेड आप इसको शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में, और इससे क्या होगा कि बेनिफिट होगा आपको एग्ज़ाम में भी। और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।